तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऑस्ट्रेलियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है अनइनहैबिटेड। ये मूवी रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये मूवी रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। हमें ये भी बताया जाता है कि बैरियर रीफ 1600 माइल्स में फैला हुआ है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, और ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ्स में से एक है और वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से भी एक। सो ये मूवी बेशक एक लो बजट ऑस्ट्रेलियन हॉरर थ्रिलर फिल्म है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन हॉरर मूवीज के बारे में कहा जाता है कि ये हॉरर मूवीज लो बजट होती हैं, लेकिन उन मूवीज की स्टोरी लाइन और कास्ट आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अब इसके बाद में हम बेथ और हैरी को देख पाते हैं जो कि 10 दिनों के लिए एक अनइनहैबिटेड आइलैंड पर आए हैं। असल में अनइनहैबिटेड आइलैंड्स या फिर रिमोट आइलैंड ऐसे आइलैंड्स होते हैं जहां पर कोई भी नहीं रहता, और ये आइलैंड्स बहुत ही दूर समुद्र के बीचों बीच होते हैं। खैर हम देख पाते हैं कि एक गाइड जैक्सन उन्हें वहां पर छोड़ने आया हुआ है और वो अब से 10 दिन बाद उनको लेने आएगा, लेकिन इमरजेंसी के लिए वो उनको ये कहता है कि अगर उन्हें इन आइलैंड से 10 दिन से पहले कहीं जाना हो तो वो सैटेलाइट फोन से उसको कॉल कर सकते हैं। और इस बात पर बेथ कहती है कि वो टाइम से पहले भला आइलैंड क्यों छोड़कर जाएंगे, जिसके बाद में जैक्सन वहां से चला जाता है और वो दोनों स्विमिंग करने लगते हैं। स्विमिंग करते करते वो बीच पर आते हैं और रोमांटिक हो जाते हैं, और जब उनकी आंख खुलती है तो वहां पर किसी के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं जो कि साइज में छोटे थे। वो दोनों ही उन फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए जंगल में जाते हैं, लेकिन वहां पर फुटप्रिंट्स रास्ते में ही खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से वो दोनों ही वापस आ जाते हैं। अब वो दोनों ही कैंप लगाने के लिए कोई अच्छे से स्पॉट को ढूंढने लगते हैं, और बेथ सब कुछ अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। उन्हें एक अच्छा स्पॉट मिल भी जाता है और वहां पर कैंप लगा लेते हैं। अब हैरी जंगल में से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है और उसे वहां पर कुछ हड्डियां मिलती हैं, और वहां पर उसे कुछ आवाज भी आती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस चला आता है। खैर वो दोनों ही अब खाना खा रहे होते हैं और हैरी बेथ को हड्डियां दिखाता है, तो बेथ कहती है कि ना यहाँ पर कोई इतना बड़ा जानवर है और ये हड्डियां बर्ड्स की भी नहीं हो सकती, लेकिन बेथ और हैरी हड्डियों वाली बात पर इतना ध्यान नहीं देते। खाना खाने के बाद में वो दोनों सो जाते हैं और आधी रात को उन्हें कुछ आवाज आती है। वो सोचते हैं कि शायद हवा की वजह से आवाज आई होगी, लेकिन उन्हें फिर से आवाज आती है, तो हैरी बाहर चेक करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता और वो वापस सोने चला आता है। अब अगली सुबह हैरी स्विमिंग कर रहा होता है और बेथ उसको बुलाती है और बताती है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है, क्योंकि किसी ने उसके अंडरगारमेंट्स पेड़ पर टांग दिए हैं। और वो दोनों जंगल में चेक करने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें जंगल में कोई नहीं दिखता, तो वो दोनों वापस आकर फिशिंग करने लगते हैं। खैर वहां पर हैरी एक स्टोन फिश के ऊपर पैर रखने ही वाला था अगर बेथ उसे स्टोन फिश के बारे में ना बताती तो। वो बोलती है कि अगर इसकी स्पाइक्स पर पैर रख दिया होता तो आधे घंटे में वो मारा जाता। जिसके बाद वो दोनों फिशिंग करने लगते हैं और हैरी अपना हुक खो देता है। हैरी अब किनारे पर होता है और बेथ भी उसके पास में आती है और उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, तो वो दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर वो एक कैबिन तक पहुंचते हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं और ये कैबिन कम से कम 100 साल पुराना था, और ये सारी बातें वहां पर रखे हुए सामान से पता चल रही थीं। अब बेथ तो बाहर चली जाती है, लेकिन हैरी वहां पर चेक करने लगता है और एक चूहा उसको डरा देता है। खैर उसे वहां पर ढेर सारी ड्राइंग्स देखने को मिलती है, और एक ड्राइंग के अंदर तो एक लड़की ने एक डंडे को एक आदमी के जेनिटल्स के अंदर ही घुसा दिया था, और ये देखकर हैरी बाहर आ जाता है, जहां पर वो दोनों किसी की ग्रेव को देखते हैं, और वो जिसकी ग्रेव है उसका नाम भी वहां पर लिखा हुआ था, और ये ग्रेव किसी कोरल नाम की लड़की की थी। वो दोनों वहां से वापस कैंप साइट पर आ जाते हैं और बेथ अपना कैमरा ढूंढने लगती है, लेकिन जहां पर उसने वो कैमरा रखा था उसे वहां पर कैमरा नहीं मिलता, लेकिन उसे कैमरा नीचे रखा हुआ मिलता है। वो दोनों रिकॉर्डिंग्स देखने लगते हैं और अचानक उनकी स्माइल्स उनके फेस से गायब हो जाती है, क्योंकि जब वो देखते हैं तो किसी ने उनकी रिकॉर्डिंग की थी जब वो दोनों सो रहे थे। और ये देखकर बेथ बहुत पैनिक करने लगती है और हैरी उसको समझाता है कि ये बस किसी बच्चे का एक प्रैंक होगा, और वो वहां से शायद अब चला गया है। लेकिन बड़ी अजीब बात ये होती है कि वहां पर तो आइलैंड बिल्कुल वीरान था, तो वहां बच्चा क्या करेगा। खैर यहाँ पर बेथ थोड़ा सा शांत होती है और वो दोनों ट्राइब के लोगों की तरह ही मेकअप करके खेलने लगते हैं और फिर से उसी कैबिन तक पहुंच जाते हैं। वो दोनों कोरल की ग्रेव देखते हैं और बीच पर आते हैं, जहां पर वो दोनों 2 आदमियों को देखते हैं जो कि शार्क पर गन से शूट कर रहे थे। बेथ और हैरी उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। उन दोनों का ऐसा लगता है कि जैसे वो दोनों यहाँ पर आए हैं तो शायद से और लोग भी यहाँ पर होंगे, यानी कि ये पूरी तरह से वीरान आइलैंड नहीं था। खैर जब वो रात को सो रहे होते हैं तो उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की फिर से आवाज सुनाई देती है। हैरी बेथ को वहीं पर रुकने का बोलकर खुद चेक करने चला जाता है और कैबिन तक पहुंचता है, और यहाँ पर बेथ भी उसके पास आ जाती है। वो दोनों डोर को ओपन करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और वहाँ पर बस एक किताब थी।
वो दोनों अब बाहर देखते हैं तो कोरल की ग्रेव को किसी ने बिल्कुल सही कर दिया था और उस पर एक कोरल का बहुत बड़ा पीस भी रख दिया था। वो दोनों ये सोचते हैं कि शायद उन दो बोट वाले आदमियों ने उस कोरल को वहां पर रखा होगा। वो वापस आ जाते हैं और बाहर ही सो जाते हैं। खैर अगले दिन बेथ देखती है कि किसी ने ढेर सारे सी क्यूकम्बर्स को वहां पर टांग दिया था और ये किसी बच्चे का प्रैंक नहीं था। ये बात हैरी भी समझ चुका था और वो भी वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब वहां से सैटेलाइट फोन गायब था। वो दोनों उन दो आदमियों के पास में जाते हैं और फोन के बारे में पूछते हैं तो वो दोनों हैरी और बेथ से बदतमीजी करने लगते हैं और हैरी और बेथ वहां से चले जाते हैं। जब वो दोनों आदमी वहां से निकलते हैं तब वो फोन ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें फोन नहीं मिलता। तो हैरी उनकी बोट पर जाता है और बोट के रेडियो से जैक्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। लेकिन तभी वहां पर उन दोनों आदमियों में से एक आदमी आ जाता है और हैरी को बेहोश करके बीच पर लेकर आता है और बेथ और हैरी दोनों को बांध देता है। अब उनमें से एक आदमी बेथ के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन दूसरे आदमी को कुछ आवाज आती है तो वो दोनों चेक करने निकल जाते हैं और इतने में हैरी खुद को फ्री कर लेता है। खैर अब हैरी बेथ को भी फ्री करने लगता है, लेकिन तभी उन्हें उन दोनों आदमियों की आवाजें और गन शॉट फायर होने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों चुपके से देखते हैं कि उनमें से एक आदमी घायल हो गया था और वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। अब अगली सुबह बेथ उस इंजर्ड आदमी के ब्लड को फॉलो करते हुए कैबिन तक पहुंचती है और वहां पर पड़ी किताब को पढ़ने लगती है। हैरी भी वहां पर आ जाता है और वो बताती है कि उस आइलैंड पर एक घोस्ट है। वो कोरल के बारे में बताती है। जिम नाम के किसी आदमी ने ये किताब लिखी थी और उसने लिखा है कि कोरल वहीं पर रहती है। असल में वो किसी चीज से पॉइजन हो गई थी और जब उसने मदद मांगी तो कुछ आदमियों ने उसकी मदद करने के बजाय उसके साथ में असॉल्ट किया और वो 7 आदमी थे और कोरल मारी गए, जिसके बाद वो उन सबको मारने लगी गोस्ट बनके जो कि उसी आइलैंड पर आते थे। जिसके बाद वो उन सबको मारने लगी गोस्ट बनके जो कि उस आइलैंड पर आया करते। हैरी यहाँ पर उसकी बातों को बेवकूफी समझ रहा था। जिसके बाद में हम बेथ को शेल्स इकट्ठे करते हुए देख पाते हैं और वो ये शेल्स कोरल की ग्रेव पर रख देती है और उसे कैबिन में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो कैबिन के अंदर जाने लगती है। दूसरी तरफ हैरी बीच पर होता है और उसके पीछे हम कोरल की स्पिरिट को देखते हैं, लेकिन जब हैरी पीछे मुड़ता है तो उसकी स्पिरिट वहां से गायब हो गई थी। अब रात को बेथ हैरी को कहती है कि वहां सच में कोरल की स्पिरिट मौजूद है। तो हैरी कहता है कि अगर कोरल उस आइलैंड पर आने वाले इनोसेंट मैन को मारती है तो हैरी अभी तक जिंदा क्यों है। जिसके बाद वो खाना खाकर सो जाते हैं और रात को हम कोरल की बैग से उसकी एक झलक देखते हैं और हैरी उठता है और बेथ भी उठ जाती है तो वहां पर एक ग्रेव दिखाई जाती है। अब अगली सुबह उन्हें एक प्लेन दिखता है तो वो सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं और आग जलाकर सिग्नल देते हैं। हैरी को सैटेलाइट फोन की आवाज भी आती है और वो उस आवाज का पीछा करते करते कैबिन के अंदर पहुंच जाता है और वो सैटेलाइट फोन को आंसर करता है जिस पर किसी नंबर से कॉल आई थी और जब वो आंसर करता है तो उसे वो आवाज सुनाई देती है जब कोरल के साथ उन लोगों ने गलत काम किया था। कोरल बहुत चिल्ला रही थी जिससे कि डरते हुए हैरी फोन नीचे फेंक देता है और यहाँ पर अब हम कोरल को एकदम ठीक से देख पाते हैं और एक चाकू से हैरी को वो मार देती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। तभी बेथ अब नोटिस करती है कि हैरी बीच पर नहीं है तो वो उसको ढूंढती हुई कैबिन के अंदर आ जाती है, लेकिन उसे हैरी वहां पर नहीं मिलता। तो वो बाहर आकर देखती है कि कोरल की ग्रेव पर ऊपर से खून टपक रहा है और बेथ नोटिस करती है कि किसी ने हैरी को मारकर पेड़ पर लटका दिया जैसे कि उनके अंडरगारमेंट्स के साथ में किया था। बेथ अब भागकर बीच पर आती है और लकड़ियों को आग लगाती है और उसे रीफ पर कोरल की स्प्रेड दिखाई देती है जो कि पानी पर खड़ी हुई थी और बेथ उसकी तरफ पानी में भागती है, लेकिन वो एक स्टोन फिश पर पैर रख देती है और पेन की वजह से चिल्लाने लगती है। वो किसी तरह वापस बीच पर आती है और नीचे गिर पड़ती है और हम जानते हैं कि यहाँ पर बेथ आधे घंटे बाद मरने वाली थी। जिसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और तभी हम जैक्सन को देखते हैं जो कि बेथ और हैरी को लेने आया हुआ था क्योंकि 10 दिन बीत चुके थे। खैर वो बीच पर जाता है लेकिन उसे वहां पर 2 ग्रेव्स दिखाई देती हैं और वो उन दोनों को ढूंढते हुए उसी कैबिन तक पहुंचता है और उसे वहां पर वही किताब मिलती है तो वो उसे उठाकर ओपन करता है और पीछे डोर के पास बेथ आती है और जैक्सन उसकी तरफ देखता है और हम नोटिस कर पाते हैं कि बेथ मारी गई है क्योंकि उसकी ग्रेव कोरल की ग्रेव के साथ ही बनी हुई है, मतलब कि अब जैक्सन भी मारा जाएगा। जिसके बाद में हमें इस पूरे आइलैंड को दिखाया जाता है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा मिस्टीरियस चीजें होती हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अनइनहैबिटेड मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है ना वो बहुत ही बढ़िया है, म्यूजिक वगैरह काफी खतरनाक है और मूवी के हिसाब से एक डार्क बैकग्राउंड बिल्कुल फिट बैठता है। बेसिकली यहाँ पर कोरल के साथ में गलत चीज हुई थी जिसके चलते इस पूरे आइलैंड को उसकी स्पिरिट ने ही हॉन्टेड बना दिया था और यहाँ पर जो कोई भी आया करता वो बहुत ही मिस्टीरियस तरह से मारा जाता था। इस कैबिन के अंदर जो किताब थी वो कोरल की किताब थी और वो यही बयां करती थी कि उसके साथ में क्या गलत हुआ था। और यहाँ पर देखा जाए तो कोरल ने बेथ को नहीं मारा बल्कि बेथ उसकी तरफ जा रही थी और उसका पैर एक फिश पर पड़ गया जिसके चलते वो मारी गई।
और आप यहाँ पर ये सोचोगे कि उनकी ग्रेव कौन बना रहा था, तो कोई और नहीं बल्कि एक कोरल ही किया करती थी। और जो जैक्सन के पास में बेथ आई थी ना, वो बेथ नहीं थी बल्कि उसकी स्पिरिट थी। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इस आइलैंड के ऊपर जो कोई मारा जाता है, कोरल उसकी स्पिरिट को अपने कब्जे में ले लेती है और उसका इस्तेमाल करती है और लोगों को फंसाने के लिए, उनको मारने के लिए। वो बुरी नहीं थी, लेकिन अब वो काफी खतरनाक बन चुकी है। यहाँ पर जो कोई आता है वो उसे खत्म कर डालती है। और बात करें उन 2 लोगों के बारे में जो कि यहाँ पर थे, मेरे ख्याल से वो भी शायद स्पिरिट्स होंगी, या फिर ये हो सकता है कि उन दोनों को भी कोरल ने मार दिया होगा। तो मूवी काफी अच्छी है, काफी मिस्टीरियस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इनफैक्ट ऐसे कई सारे आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर बताया जाता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखो, शायद से वो हेलुसिनेशंस हो सकते हैं या फिर कुछ भी, लेकिन चीजें ऐसी जरूर होती हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए